गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉर्निंग सर। सर जीएसटी कर रहे थे हम टैक्सेशन में, कंटिन्यू करते हैं। क्या कर रहा था, एक बार रिवाइज करते हैं, रिकैप करते हैं, देर आफ्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके सर। हमारे पास जीएसटी है। जीएसटी में हमने समझा था जीएसटी क्यों आया, क्या क्या डेफिशिएंसीज थी अर्लियर टैक्स रिजीम्स में। तो पहला हमें पता चला कि टैक्स पे भी क्या लगता था, टैक्स कौन सा, एक्साइज पे भी क्या लगता था, वैट। ओके सर, दूसरी डेफिशिएंसीज थी एक ही प्रोडक्ट पे दो टैक्स, मतलब डबल टैक्सेशन। थर्ड डेफिशिएंसीज थी सर्विस टैक्स का क्रेडिट वैट वाले को नहीं, मतलब ट्रेडर को नहीं, और वैट का क्रेडिट सर्विस टैक्स वाले को नहीं। फोर्थ टैक्स की डेफिशिएंसी, मतलब चार तो टैक्स की डेफिशिएंसीज है, आउट ऑफ 6। गॉट इट? कितनी? 4। ओके। फोर्थ डेफिशिएंसीज ऑक्ट्राई, एंटरटेनमेंट वगैरह वगैरह का टैक्स का क्रेडिट किसी को नहीं मिलता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, सीएसटी का क्रेडिट किसको नहीं मिलता था? इंट्रा वाले को नहीं मिलता था, राइट। अच्छा, और क्या डेफिशिएंसीज थी जो हम गए थे न्यू टैक्स रिजीम अपने जीएसटी में? 5 तो हो गई, छठी आप बता दो। सर हम रिवाइज नहीं करते घर पे। सर करी रिवाइज लक्ष्य, क्यों? अरे तो स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लो। कितनी देर लगनी है? कोई ज़्यादा देर लगनी है क्या? पीडीएफ में हो जाएगा डाउनलोड। हाँ जी, चलो ये आपका पेंडिंग रहा, जब भी आप रिवाइज करोगे। ठीक, ये 6 अपनी टैक्स की डेफिशिएंसीज रही। देर आफ्टर हम मूव कर गए कहाँ पर? जीएसटी में। अच्छा, ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज भी पूछ लेता है। वाई इंट्रोड्यूस जीएसटी? क्यों इंट्रोड्यूस हुआ जीएसटी? क्योंकि अर्लियर टैक्स रिजीम में क्या थी, डेफिशिएंसीज थी। आज चलेंगे, हम समझेंगे कि कैसे कैसे किस किस सन में जीएसटी को आना पड़ा, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि आईसीआई ने 2000 के बाद से स्टार्ट कराया आपका जेनेसिस ऑफ जीएसटी। इधर क्या नाम है आपका? कुशार्क, मैं भूल गया आपका नाम। कुशार्क, इधर ध्यान देंगे, 2 मिनट सुनेंगे केवल। जेनेसिस ऑफ जीएसटी, ठीक है, ओके। आपके आईसीआई ने 2000 से स्टार्ट करा, बट हम चलेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस। अच्छा, हमारा देश कब आजाद हुआ? 1947, ठीक है। डेट 15 अगस्त 1947, ठीक है। इस दिन को हम किस दिन के नाम से भी जानते हैं? इंडिपेंडेंस डे, ओके, स्वतंत्रता दिवस। ओके सर, इसके बाद एक 26 जनवरी भी बनाते हैं हम लोग। वो क्या होता है, क्या नाम है उस डे का? रिपब्लिक डे। अच्छा, इस दिन क्या हुआ था? अच्छा, 26 जनवरी 1950, राइट। 1950 में हमारा संविधान पारित हुआ था। देयरफॉर जितने भी लॉज हैं, चाहे टैक्सेशन हो, बिजनेस हो, कॉर्पोरेट्स हो, ईटीसी, क्रिमिनल, सिविल, जितने भी लॉ हैं, सबको अपनी महत्वता कहाँ से प्राप्त होती है? कॉन्स्टिट्यूशन से। कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से अलग नहीं जा सकता। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हुए पापा, ठीक, और सारे लॉ क्या हुए? बच्चे। सारे लॉ मतलब कॉर्पोरेट लॉ, टैक्सेशन लॉ, बिजनेस लॉ, ये क्या हुए? सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, ये बच्चे हुए इसके। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो अल्टीमेटली क्या है? वैलिड है, ठीक है। अब टैक्सेशन का लॉ लाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट चाहिए, यस। तो 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसमें लिख दिया गया, 3 लिस्ट के बारे में जिक्र किया गया, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। अभी लिख के भी कर लेंगे, पहले समझने की कोशिश करते हैं। लिस्ट 1 में वो टैक्स रखे गए जो लेवी करेगा और कलेक्ट करेगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब हमारे पास 2 गवर्नमेंट है क्या? हाँ, एक तो सेंट्रल लेवल पे है और एक हर स्टेट्स की है। अच्छा, तो लिस्ट 1 के टैक्सेस किसके हुए? सेंट्रल गवर्नमेंट। लिस्ट 2 के? यस, लिखा गया लेवी मतलब लगाना, और कलेक्शन करना उनका लगा के कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। लिस्ट 2 में है ना, प्रेसिडेंट रूल है वहां, तो प्रेसिडेंट ही करेगा, हाँ, टैक्स कलेक्ट, ठीक। 3, लिस्ट 3 में कौन से? जो ऐसे लॉज आए जो सेंट्रल स्टेट मिलके हाथ मिलाएंगे और कलेक्ट करेंगे। अच्छा, तो लिस्ट 1 में कौन से लॉज है?
टैक्सेशन लॉस। जो लेवी कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और कलेक्ट कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और लिस्ट 2 में कौन सा है? स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहा है? लेवी कर रहा है और कलेक्ट कर रहा है। और लिस्ट 3 में जिसमें दोनों ने हाथ मिला लिया, किसने? सेंट्रल ने और स्टेट, कि आओ मिल के क्या करें? लेवी। आओ मिल के क्या करें? कलेक्ट। अच्छा, तो देयरफॉर अब कैटेगराइज करेंगे जितने भी लॉस हमने पढ़े हैं अर्लियर टैक्स रेजिम में। पढ़े हैं ना? एक्साइज ड्यूटी पढ़ा है, सर्विस टैक्स, वीटी, वैट, सेल्स टैक्स पढ़े हैं ना? अच्छा, कैटेगराइज करते हैं कि कौन सी लिस्ट में क्या क्या लॉस थे। ठीक, इधर ही ध्यान देंगे। अभी मैंने बताया लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। अच्छा, लिस्ट 1 में क्या बताया? कलेक्शन। सबसे पहले तो लेवीड, नॉट अ कलेक्शन, लेवीड की पावर किस पे और कलेक्शन की पावर किस पे? अच्छा, लिस्ट 1 में सीजी, लिस्ट 2 में अच्छा, लिस्ट 3 में सीजी प्लस एसजी दोनों। अच्छा, कलेक्ट सेम हो जाएगा सर। अच्छा, ऐसे। तो चलो कैटेगराइज करते हैं लॉस को। सबसे पहले सेल्स टैक्स किस में डाला? लिस्ट 2 में। मतलब कलेक्ट कौन करेगा? स्टेट। और लेवी भी कौन करेगा? स्टेट। अच्छा, एक्साइज ड्यूटी डाला लिस्ट। क्यों? क्योंकि इसका इंटर और इंट्रा दोनों, इंट्रा सेल ज़्यादा होती है। प्रोडक्शन को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अंडर रखा, ठीक है, तो ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, एक टैक्स बताया था परचेज टैक्स, ये भी किस में डाला? अब ये दोनों लड़ने लगे। दोनों कौन? किसी स्टेट ने खरीदा होगा, किसी ने बेचा होगा, तो ये दोनों स्टेट क्या करने लगे? लड़ने लगे। क्यों? क्योंकि परचेज वाला स्टेट क्या कहता होगा? क्या दे दो? परचेज टैक्स। और सेल्स वाला क्या कहता होता होगा? कि सेल्स टैक्स दे दो। अच्छा, तो गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा और क्या इंट्रोड्यूस करा? मतलब CST क्या इंट्रोड्यूस करा? सेंट्रल सेल्स टैक्स। अच्छा, ये किसने रखा? CG ने अपने अंडर। अच्छा, सर्विस टैक्स भी तो था एक, वो भी किसने रखा? अच्छा, ऐसे था। ठीक है। अच्छा, तो ये कब से था? आफ्टर इंडिपेंडेंस ये चेंज चलती थी। बट आपने ही बताया था मुझे जब हम GST पढ़ रहे थे कि GST में हमारे पास डुअल गवर्नमेंट है, तो डुअल लेवी होना चाहिए। फिर हमने 5 एक्ट्स निकाले थे ना। पहला CGST एक्ट, SGST एक्ट या UTGST भी बोलते हो। नेक्स्ट IGST एक्ट और कंपनसेशन सेस। ओके, तो अगर GST में दोनों गवर्नमेंट को मिलके काम करना है तो कौन सी लिस्ट में आना पड़ेगा? क्योंकि आपने बताया था CGST 9% और SGST 9, क्योंकि सप्लाई तो एक है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं शू लेने गया तो मैंने पूछा प्राइस, उसने बोला 5000। अच्छा, अब वो इस पे क्या चार्ज करेगा? GST, और GST भी तोड़ के चार्ज करेगा, सेंट्रल का अलग और स्टेट का अलग। यस, हाँ, तो वो सेंट्रल का अलग करेगा और यूपी स्टेट बोल लो, ठीक है, चलेगा। यूपी GST और कलेक्ट करेगा। अच्छा, कितना परसेंट? 9%। अरे सप्लाई तो एक है, टैक्स दो क्यों है? सर टैक्स तो एक ही है, मगर लेंगे कौन? दो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, सेंट्रल मोदी जी को और योगी जी को। अरे ऐसे ना, हाँ, तो एक ही सप्लाई पे टैक्स तो एक, मगर उसे कैटेगराइज कर दिया। जब एक ही सप्लाई पे दोनों गवर्नमेंट को साथ आना पड़े एक ही टैक्सेशन में, तो कौन सी लिस्ट में जाना पड़ेगा? लिस्ट 3। अब लिस्ट 3 जाना है। अगर मुझे अबॉलिश करना होता, ये हटाऊंगा, ये हटाऊंगा, ये हटाऊंगा, ये हटाऊंगा, ये हटाऊंगा, और कहाँ आ जाऊंगा? यहाँ पे आ जाऊंगा। 5 GST एक्ट है हमारे पास। अरे यस या नो? किस में आ गया? लिस्ट
3। तो जीएसटी कौन सी लिस्ट का टैक्स है? 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट क्या करती हैं, साथ मिलकर लेवी करती हैं और कलेक्ट भी करती हैं, इसलिए ये टैक्स लिस्ट 3 का है। ओके सर, ओके सर, समझ में आई? ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा अर्ली चलते हैं। दिस एंड दिस, ये गवर्नमेंट क्या कहती होगी, सेल्स पे टैक्स दे दो, ये गवर्नमेंट परचेज पे टैक्स दे दो, मतलब जिसके परचेज हो रहा है स्टेट में वो क्या कहता होगा, परचेज पे टैक्स दे दो। फिर बीच में क्या आया, सीएसटी। ये मैंने आपको समझाया था कि एग्जाम्पल से। अच्छा, अब चलते हैं 2000 एरा में। 2000 सन 2000, शायद हम हुए भी नहीं होंगे, मतलब आप लोग नहीं हुए थे ना? हाँ, आफ्टर 2000 ही बढ़ते सबका ना। हाँ चलो 2000 के एरा में चलते हैं, जब उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, उन्होंने पहली बार सन 2000 में जीएसटी का नाम इंडिया में लिया था। आया नहीं जीएसटी 2000 में, लिया था कि अब हमारे इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम्स में क्या आ जाना चाहिए, जीएसटी। क्यों? क्योंकि क्या है, टैक्सेशन में डेफिशिएंसीज हैं। एक ही प्रोडक्ट पे 2 डबल टैक्स लग रहे हैं, टैक्स पे भी टैक्स लग रहा है, कास्केडिंग इफेक्ट हो रहा है। ये सब कुछ क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए और जीएसटी आना चाहिए, इजी फ्लो ऑफ क्रेडिट होना चाहिए। इजी फ्लो ऑफ क्रेडिट मतलब जितना टैक्स मैंने आपसे कलेक्ट करा है ना, मैं पहले आपको बिल दूंगा और आपसे कलेक्ट करूंगा और उसको रिटर्न भरूंगा सरकार को, और वो रिटर्न भरने के बाद किसको चला जाएगा टैक्स, आपको। अरे ऐसे नो, इसे कहते हैं इजी फ्लो ऑफ क्रेडिट, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी जानेंगे, ये वर्ड बहुत ज़्यादा बड़े हैं जब आप पढ़ोगे, राइट। इन पे पूरी महागाथा लिखी हुई है, ठीक है, जीएसटी के अंतर्गत। सर जो पुराने बच्चे हैं वो हंस इसलिए ही रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये महागाथा देखी है। सर तो जीएसटी में बोला गया कि आप मुझे टैक्स दो, मैं आपका टैक्स किसको दूंगा, सरकार को दूंगा, और वो टैक्स किसको वापस हो जाएगा, आपको ही। कि ये टैक्स आपने मेरे को दिया था और मैंने किसको दे दिया, गवर्नमेंट को। इसे कहते हैं आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। रीजन बीइंग, आपने परचेस करी, होशियार, आपने परचेस करी, ठीक है। आप जब परचेस करोगे तो मैं बिल दूंगा आपको, उस पर जीएसटी लगा के दूंगा। आप बोलोगे सर शू का प्राइस तो 5000 है, ये 1000 किस काम के ले रहे हो, मैं बोलूंगा जीएसटी के नाम पे ले रहा हूं। अच्छा, तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 6000। बट आपके शू का प्राइस, आप भी आगे बेचोगे, सपोज यू आर द रिटेलर्स। अच्छा, तो गवर्नमेंट कहेगी यस, आपको जो 1000 पे करे ना आपने मुझे, वो आपको किस में दे देंगे, आईटीसी के रूप में वापस दे देंगे, आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। देखेंगे कौन से अकाउंट, कुछ होते हैं ई कैश लेजर, ई क्रेडिट लेजर वगैरह, देखेंगे। अभी तो बहुत बात की बात है वो, ठीक है। तो 1000 वापस आ जाएंगे इन फॉर्म ऑफ आईटीसी, ठीक, ओके ओके, चलें आगे, ठीक है। तो जीएसटी में क्या बोला गया, इजी फ्लो ऑफ क्रेडिट। जब पढ़ेंगे ना आईटीसी का चैप्टर, देखेंगे इजी है या नहीं। मुझे तो नहीं लगता इजी है ना, ठीक है सर, नहीं है ना मानना, नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, इजी फ्लो ऑफ क्रेडिट, ओके सर। तो सन 2000 में बात करी गई और 2004 में एक रिपोर्ट बनाई गई, किसकी, विजय केलकर, याद रखिएगा क्या, विजय केलकर कमेटी, ये पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। अच्छा, तो सन 2000 में उस समय के करंट प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी ने बोला कि जीएसटी आना चाहिए। उन्होंने एक कमेटी बनाई सन 2000 में, उस कमेटी की रिसर्च 4 साल चली और 2004 में उन्होंने एक रिपोर्ट दी कि यस, इंडिया इज कैपेबल टू इंट्रोड्यूस जीएसटी। बट अनफॉर्चुनेटली 2004 में क्या हो गया, सरकार चेंज, 2004 में कांग्रेस आ गई। अब जो अच्छे काम थे बीजेपी के, वो कहाँ चले गए, ठंडे बस्ते में चले गए। क्योंकि अगर सपोज 2 गुट हैं, 2 विपक्ष हैं, तो वो एक दूसरे की अच्छी बात थोड़ी ना करेंगे। वो कहेंगे मैं ये चीज लाया था। अगर जीएसटी कांग्रेस ला देती तो बीजेपी वाले क्या कहते, देखो हमने बताया था, हमने विजय केलकर कमेटी बनाई थी, इन्होंने तो बस इंट्रोड्यूस करा है, राइट। तो 2004 में उन्होंने जीएसटी नहीं लाया, ये सारे टैक्स कंटिन्यू होते रहे और 2014 तक कौन रहा, कांग्रेस रही, ठीक। बट 2010 में उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम,
ने सोचा था कि हाँ हम जीएसटी लाएंगे, बट वो भी नहीं ला पाए 1 अप्रैल 2010 ऑनवर्ड्स, राइट। बट फिर 2014 आया, दोबारा से कौन आया, बीजेपी गवर्नमेंट आई, और उन्होंने सोच लिया था कि जो काम हम 2004 में नहीं कर पाए अब कब करना है, 14 ऑनवर्ड्स करना है। तो उन्होंने दोबारा से किसे बुलाया, विजय केलकर जी को बुलाया। अच्छा, विजय केलकर जी ने दोबारा से रिसर्च करी और उन्होंने कह दिया यस हम पहले भी कैपेबल थे और अब भी कैपेबल हैं जीएसटी के लिए। तो इन 2016 मीटिंग बुलाई गई। अभी बात होगी बहुत सारी मीटिंग्स की, किसकी मीटिंग्स, मोदी जी की, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट के सीएम्स की, राइट। सपोज यू आर दी सीएम्स ऑफ एन स्टेट गवर्नमेंट, आप दिल्ली के, यूपी के एंड ऑल। क्योंकि अगर कोई टैक्सेशन लिस्ट 3 में लाना, या बोल लो हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है इन रिलेशन टू टैक्सेशन लॉ, तो 50% से ज्यादा स्टेट की क्या लगेगी, सहमति लगेगी। अच्छा, अब आपने देखा होगा जब 2014 में बीजेपी आई तो उन्होंने क्या करा, स्टेट में और आना चाहा, यूपी में भी आओ, सभी स्टेट को अपनाना पड़ा उसको। क्यों? क्योंकि क्या लाना था, जीएसटी लाना था। हर स्टेट ने क्या कर दिया, मना। क्यों कर दिया? क्योंकि उनके ये दोनों टैक्स प्लस और भी बहुत सारे स्टेट्स के वो क्या हो जाएंगे, खत्म। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, आपने नाम सुना होगा पेट्रोल। अच्छा, पेट्रोल पे जो टैक्स लगता है वो कौन कलेक्ट करता है, कौन लेवी करता है, स्टेट गवर्नमेंट। सबसे बड़ा टैक्स है एक स्टेट का क्या, टैक्सेशन ऑन पेट्रोल, क्योंकि हर लोग क्या कर रहे हैं, पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, है ना। आप चाहते ना चाहते भी क्या दे रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो इन फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम परचेस, राइट। ओके, सेकंड बड़ा रिवेन्यू था स्टेट का, क्या था, टैक्स ऑन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, शराब पे टैक्स। सीधी बात, क्योंकि शराब बिकेगी तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या होगा, रेवेन्यू होगा। वो सेकंड बिगेस्ट टैक्स था किसी भी स्टेट का। ये दो वजह से स्टेट कहाँ नहीं आना चाह रहे थे, जीएसटी में, क्योंकि अगर जीएसटी आया तो सारे के सारे रेवेन्यू खत्म होंगे, किसके, स्टेट के। गॉट इट? अच्छा, जो भी कलेक्शन होगा फिर वो आधा मिलेगा, सिंपल सी बात है, 50% मिलेगा। अच्छा, तो स्टेट्स ने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, जहां पर एंटी बीजेपी जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी। ओके, बट असम इज द फर्स्ट स्टेट जिसने अपनी सहमति दी। ये याद करना है असम वाला पॉइंट, जहां जहां करना है मैं बोल दूंगा। असम इज द फर्स्ट स्टेट जिसने सहमति दी, क्या, कि यस आई एम कंसेंटेड दैट कि जीएसटी आना चाहिए। बट इन 2016 50% स्टेट ने सहमति दे दी कि जीएसटी आना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट, एक कसम दिलाई गई, किसको, मोदी जी को। क्या कसम, कि आप टैक्स नहीं लगाएंगे दो चीजों पे। कौन कौन सी दो चीज, पेट्रोलियम पर जीएसटी नहीं लगाएंगे, दूसरा एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे भी जीएसटी नहीं लगाएंगे। ये टैक्स अब भी कौन लेवी करेगा, कलेक्ट करेगा, स्टेट करेगा। तो क्या दिक्कत है किसी स्टेट को, बाकी सप्लाई का 50% मिलना ही है। अरे यस या नो, दो ही तो परेशानी थी। अरे यस या नो, ठीक है, ठीक। तो इन 2016 सभी 50% स्टेट्स ने सहमति दी और जीएसटी को आना पड़ा। देयर आफ्टर कोई भी एक्ट आता है तो उसको पहले कॉन्स्टिट्यूशन से वैलिडिटी मिलती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी कब अमेंडमेंट हुई, इन 2016 में अमेंडमेंट हुआ। और याद रखिएगा 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 पास हुआ, ये याद रखना पॉइंट। कौन सा एक्ट, 101। बिल कौन सा था, 122, क्योंकि आपने पढ़ा है एक्ट आने से पहले। तो बिल कौन सा था, 122। एक्ट कौन सा था, 101। याद रख जाएगा, ठीक। चलें आगे। ओके सर, अब 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया गया 5 जीएसटी।
अब 5 जीएसटी की खुद की भी तो गाथा लिखनी है, और साल कितना है, क्योंकि मोदी जी ने क्या कह दिया था, 1 जुलाई 2017 से हम क्या ला रहे हैं, अब हमारे पास लगभग 1 साल है ये 5 एक्ट की गाथा लिखने का। दूसरा, ये गाथा पार्लियामेंट में सुना के अप्रूवल लेने, पार्लियामेंट, हाँ, क्योंकि बिल कहाँ पेश होता है, पहले पार्लियामेंट, वहां से अप्रूवल मिल जाती है तो प्रेसिडेंट की कंसेंट के साथ एक्ट बन जाता है, राइट, ओके सर। तो गाथा लिखना, असेंट लेना, प्रेसिडेंट के असेंट लेना, 1 साल बचा था, फिर भी इन्होंने खुद मेहनत नहीं छोड़ी। और आप पढ़िएगा जून 2017 तक भी ये 5 एक्ट पास हुए हैं, ठीक है, इनकी नोटिफिकेशंस आई हैं, ओके। अच्छा, नाउ 1 जुलाई 2017 से पक्का हो गया कि जीएसटी आना है। अगर उस समय नहीं आता तो कभी नहीं आता इंडिया में, राइट। तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, बट एक स्टेट था जो हमेशा स्पेशल रहा है, जम्मू एंड कश्मीर, है ना, जम्मू एंड कश्मीर। वहां पर जीएसटी कब से लागू हुआ, क्योंकि सभी स्टेट में 1 तारीख से, वहां से 8 मतलब 7 जुलाई तक क्या चलता था वहां पर, जम्मू एंड कश्मीर वैट ही चलता होगा, ठीक है, गॉट इट। चले आए सर, ये रहा हमारा जेनेसिस ऑफ जीएसटी। इस तरह से हमारे 5 एक्ट आ गए, रूल्स आ गए, किसके, जीएसटी के। यही लिखा है आपके जेनेसिस में, फटाफट से पढ़ेंगे बहुत जल्दी के साथ। जितना मैंने बताया वो याद रखना है, बाकी याद नहीं रखना है इसमें। बाकी याद रखने के लिए और भी कुछ है इस चैप्टर में। आप आने पेज नंबर 6 पे, फटाफट से पेज नंबर 6 पे आए फटाफट से। चार्ट दिख रहा है, अरे दिख रहा है 1.6। चलो चार्ट को पढ़ेंगे। 2000 में क्या हुआ, इन द ईयर 2000 देन प्राइम मिनिस्टर कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी एंड सेटिंग अप अ कमेटी टू डिजाइन अ जीएसटी मॉडल फॉर द कंट्री। अच्छा, कमेटी का नाम लिख लो फटाफट, विजय केलकर कमेटी, फटाफट से। 2000 में जो कमेटी लिखी है, इसको किसने हेड करा था, विजय केलकर कमेटी ने, ओके। 2006 अनाउंसमेंट बाय, अच्छा 2004 का समझ गए, गवर्नमेंट चेंज हो गई है ना। अब 2006 में किसकी गवर्नमेंट है, कांग्रेस। चलो, अनाउंसमेंट बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, लिख लो पी चिदम्बरम, during the budget of 2006 and 7 that GST would be introduced from 1st of April 2010। लिखो, 10 नहीं लिखा ना उसमें, अरे आईसीए ने 10 नहीं लिखा ना, लिख लो ना, कुछ तो हम भी कर सकते हैं, फटाफट से लिख लो। कुछ तो आईसीआई की गलती भी माफी में होती है, ऐसा नहीं है। अच्छा, इन 2014 क्या हुआ, अरे क्या हुआ, गवर्नमेंट चेंज, अब क्या आएगा, जीएसटी आएगा। तो द कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल है ये, अच्छा, वॉज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, क्योंकि क्या करना था, लिस्ट 3 में अमेंडमेंट करनी थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी, और कॉन्स्टिट्यूशन का भी पहले बिल आएगा, तो बिल कौन सा था, 122। अच्छा, सितंबर 2016 क्या पास हुआ, अरे क्या पास हुआ, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 पास हुआ। चलिए आगे, सितंबर 2016 में कुछ और भी हुआ, फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग, ये देखेंगे क्या है, कोई एक आर्टिकल आएगा 279A, है ना, 279A कोई आर्टिकल आएगा, वहां पढ़ेंगे इसका मतलब, ठीक, लिख लो, रेफर, अभी इस चैप्टर में अभी आ जाएगा, शायद आज ही आ जाए, रेफर आर्टिकल 279A कैपिटल ए। अच्छा, मार्च 2017 मतलब जुलाई में कितने महीने बच रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 3 महीने, है ना, 3 महीने। मार्च 2017 जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स
क्या? CGST SIUT कंपनसेशन बिल, नॉट एक्ट। 3 महीने बच रहे हैं जीएसटी लाने को, अभी बिल पे बात चल रही है, ठीक है। अच्छा, अप्रैल 2017 में क्या हुआ? ये सारे एक्ट पास हो गए। अब हमारे पास कितने महीने जीएसटी आने के? 2 महीने। चलो चलते हैं। मई 2017 में क्या हुआ? जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेड दी ऑल दी रूल्स। व्हाट डू मीन्स रूल्स? जीएसटी रूल्स। एक्ट आ गया, अब क्या है? रूल्स। कौन से मंथ में? मई। अप्रैल में एक्ट आए, बल्कि छोड़ो, मार्च में बिल आया, मार्च 2017 में बिल, अप्रैल में एक्ट और मई में। सही चल रहा है ना सीक्वेंस? चलो आगे चलते हैं। 30 जून ऑल स्टेट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर पास देयर रेस्पेक्टिव SGST एक्ट्स, ठीक है ना। अच्छा, तो अप्रैल 2017 में इधर अप्रैल 2017 में कौन सा एक्ट पास हुआ है? CGST IGST कॉम्पनसेशन सेस। बट स्टेट के कब पास हुए? जून 2017। मतलब देखो, अगले दिन जीएसटी आना है, अभी इनके एक्ट ही पास नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ 1 जुलाई क्या? जीएसटी लॉन्च्ड, और 8 जुलाई पे कौन से स्टेट में लागू हो गया? JNK, ठीक है। एंड जर्नी क्या है? जब से चली रही है 2025 हो गया। अच्छा, कितने साल हो गए जीएसटी को आए हुए? 25 चल रहा है, 8 साल हो गए, है ना। अब 8 साल में जीएसटी वो नहीं रहा। कुशाक बेटा एक मिनट, बात नहीं, देखो क्लास डिस्टर्ब नहीं। 2017 में जो जीएसटी था और 2025 वाला जीएसटी ऐसे है जैसे एफिल टावर, है ना। मतलब 17 में और 25 में डिफरेंस आ जाता है ना। हाँ, तो देयरफॉर आज क्या है? बहुत सारे नियम चेंज, मैं आपको बताऊंगा जब पढ़ेंगे ना हम इसके एक्ट्स, रूल्स, सेक्शंस, कि कब क्या, कौन से सन में क्या था। आप भी समझोगे कि क्यों लाना पड़ा। कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट चेंजेस होती है, हर 5 साल में होती है ना। गवर्नमेंट को डर लगता है कि न्यू गवर्नमेंट ना आ जाए, तो वो क्या देते हैं? रिलैक्सेशन देते हैं। जैसे अगर पुराने बच्चे रिकॉग्नाइज करें, एक रिलैक्सेशन आया था इन 2019 विच इज कंपोजिशन स्कीम, सेक्शन 10 में आया था ना। क्या रिलैक्सेशन था? सर्विसेज वालों के लिए भी कंपोजिशन स्कीम ला दी थी, है ना। पढ़ेंगे वो सेक्शन 10 को। चलिए, तो ठीक है ना, 8 साल हो चुके हैं अब जीएसटी को आए हुए, देखेंगे क्या क्या चेंजेस हैं। ओके, ये था हमारा जेनेसिस ऑफ जीएसटी। अच्छा सर, आपने एक आर्टिकल की बात करी, पहले तो यही बता दो आर्टिकल मीन्स व्हाट? आर्टिकल मीन्स व्हाट? क्योंकि अभी तक हमने सेक्शन सुने, सेक्शन 3, 4, 5, 10 सुना है ना। बिजनेस लॉ में यही तो बात करते थे, कॉर्पोरेट लॉ में सेक्शन ही तो पढ़ रहे हैं। व्हाट डू मीन ऑफ आर्टिकल? कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन नहीं बोले जाते, क्या बोले जाते हैं? आर्टिकल, राइट। अच्छा, आर्टिकल 279A। अच्छा, इसमें क्या लिखा है पढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल दे रखे हमने चैप्टर 1 में, बट हमको रेलिवेंट आर्टिकल ही पढ़ना है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। 279A, आर्टिकल 279A बोलता है जीएसटी काउंसिल के बारे में। समझिएगा, इधर समझिएगा, इतने बड़ा देश है भारत और नया टैक्स लाना है, मतलब वैट खत्म करेंगे, सर्विस टैक्स खत्म करेंगे, कल से क्या होगा? एक नया टैक्स। समझ में भी नहीं आ रहा था लोगों की। हमने देखा है जीएसटी को पैदा होते हुए, ठीक। जब रात के 12 बज रहे थे और पार्लियामेंट में मोदी जी वगैरह सारे मिनिस्टर्स बैठे थे, मोदी जी भी थे, और उस समय के प्रेसिडेंट कौन थे? 2017 में याद है? प्रेसिडेंट मोदी जी थे। वेरी गुड, मोदी जी प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। हाँ जी, प्रणब मुखर्जी उस समय के, जबकि 2017 के प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी। तो सभी लोग बैठे थे और उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था 12:01 पे किसको? जीएसटी को इंडिया में।
समझ में नहीं आ रहा था लोगों की, रीजन बीइंग कल तक अगर एक कैमरा बिकता था तो उस पर क्या लगता था, VAT वैट लगता था, या आउटसाइड स्टेट बिक रहा था तो CST लग रहा था। आज क्या लगेगा लोगों को? अगर इंडिया के पीपल की बात की जाए, थोड़ा बहुत चेंजेस ही नहीं समझ में आता, GST समझ में आ जाएगा, राइट? थोड़ा बहुत चेंजेस मतलब कुछ प्लस माइनस कर दो, वो कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं सह सकते। फॉर एन एग्जाम्पल 2008 में क्या हुआ था, बैंकों का क्या कहते हैं विनिमयकरण, मतलब कंप्यूटराइजेशन हुआ था। सभी पहले हाथ से मेंटेन होते थे बैंक में खाते, फिर क्या आया, कंप्यूटर आया, तो लोगों ने मना कर दिया, बैंक के पीपल्स ने भी और जो उसके कस्टमर थे उन्होंने भी, कि हम क्या नहीं करेंगे, बैंक्स में कंप्यूटर को नहीं लाएंगे। तो लोगों को जब सिंपल सिंपल चेंजेस समझ में नहीं आते, इतने बड़े एंटायर GST आप देखेंगे, ठीक, कितनी कितनी कंडीशंस हैं इस एक्ट में जो हमें याद रखनी पड़ेंगी और याद हो जाएंगी बहुत आसानी से जैसे हम करेंगे, ठीक है सर। तो इतना बड़ा टैक्स पूरे देश में लाना, जो सुबह उठते ही लोग क्या लेने जाते हैं, मिल्क, उस पे भी लगना है। फिर अगर उनको नाश्ता बनाना है तो उन प्रोडक्ट्स पे भी लगना है। अच्छा, जिस व्हीकल से वो क्या जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, उस पे भी लगना है, राइट? जिस ऑफिस में जाते हैं वो भी GST पे करेगा आज से। सर इतना एंटायर टैक्स चेंज करना एक पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए एक काउंसिल बनाई गई जिसका नाम है GST काउंसिल। व्हाट डू यू मीन ऑफ GST काउंसिल? GST काउंसिल इज अ रिकमेंडेटरी बॉडी। याद रखना है पॉइंट। कौन सी बॉडी है? रिकमेंड। मैंडेटरी नहीं करती कुछ चीज, क्या करती है? रिकमेंड करती है। मतलब कुछ भी चेंजेस लाने हो GST में तो कौन बोलेगा? GST काउंसिल। अच्छा, कुछ भी अमेंडमेंट लानी हो पहले GST काउंसिल। अच्छा, तो एक बॉडी है जिसका नाम है GST काउंसिल। वो अपने रिकमेंडेशन किसको पेश करेंगे? पार्लियामेंट में भेजेंगे कि हम चाहते हैं कि अब ये चेंज हो जाए GST में। रीजन भी क्योंकि कुछ बेसिक नेसेसिटीज पे अगर हम टैक्स लगा दें तो वो चीज क्या हो जाएंगे? एसेंशियल्स महंगे हो जाएंगे, राइट? महंगाई बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। महंगाई को भी तो कंट्रोल करना गवर्नमेंट का ही काम है, यस या नो? या पाकिस्तान की तरह टमाटो वगैरह 300 रुपए किलो बेच दो, चल जाएगा क्या हिसाब किताब? नहीं। तो महंगाई को भी कंट्रोल करना है। तो ये GST काउंसिल क्या करती है? देखती है कि किन किन प्रोडक्ट पे टैक्स रेट क्या करना चाहिए? इंक्रीज। किन किन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पे टैक्स क्या करना चाहिए? रिड्यूस। अच्छा, इस GST काउंसिल में कौन बैठता है? इस GST काउंसिल में बैठती हैं भारत की प्राइम मिनिस्टर, जो कौन है? निर्मला सीतारमन। ये है फाइनेंस मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बोल दिया, गलती से बोल दिया। फाइनेंस मिनिस्टर जो कौन है? निर्मला सीतारमन। ये क्या करती हैं? हेड करती हैं इस काउंसिल को। अच्छा, बाकी और भी मेंबर होते हैं? हाँ, हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं। स्टेट के यस, स्टेट के भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। यूपी का भी एक फाइनेंस मिनिस्टर है, MP का भी है, दिल्ली का भी है, राइट? वो अपने स्टेट की क्या लेके आते हैं? समस्या लेके आते हैं कि सरकार हमें ये दिक्कत हो रही है। अच्छा, किसके सामने? निर्मला सीतारमन के सामने, ठीक है? अच्छा, वो क्या करती हैं? हेड करती हैं GST काउंसिल को। अच्छा, ये किसको रिकमेंड करती है जाके? फिर पार्लियामेंट को, कि चेंजेस क्या आने चाहिए। GST काउंसिल तो खुद है ना, किसको करेंगी आगे रिकमेंडेशन? किसको देंगे? पार्लियामेंट को। अच्छा, तो ये आर्टिकल है 279A। निकालते हैं आर्टिकल 279A, फटाफट से पढ़ेंगे। इससे एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, फटाफट से निकालिए आर्टिकल 279A। जिसको नहीं मिला पेज नंबर 46। अच्छा, GST काउंसिल आर्टिकल 279A। ओके, ये आर्टिकल कौन से एक्ट का है? एक्ट का नहीं है सर, कॉन्स्टिट्यूशन का है।
तो आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर किसको? प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ जॉइंट फोरम। मार्क कीजिएगा, एम्पावर द प्रेसिडेंट। व्हाट प्रेसिडेंट? कुशाल, व्हाट प्रेसिडेंट लिखा है ना, देखो पढ़ो। आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है किसको? प्रेसिडेंट को। किसके लिए? कि वो कॉन्स्टिट्यूट करे, क्या कॉन्स्टिट्यूट करे? जॉइंट फोरम ऑफ सेंटर स्टेट, नेमली जिसका नाम क्या होगा? जीएसटी। अगर हिंदी में बात करें 279A पावर देता है किसको? प्रेसिडेंट। अभी समझेंगे कौन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो क्या बनाए? जीएसटी काउंसिल। व्हाट प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लिख लो फटाफट, याद रखना है, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। अच्छा, जीएसटी काउंसिल किसने बनाई? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। अच्छा, उसे किसने पावर दी बनाने की? आर्टिकल 279A, राइट। अच्छा, जिसमें कौन कौन से लोग बैठेंगे लिखा है ना? सेंटर एंड स्टेट के लोग बैठेंगे। अच्छा, द प्रोविजन रिलेटिंग टू जीएसटी काउंसिल कम्स टू इन फोर्स ऑन, डेट याद रखनी है, 12 सितंबर 2016। मार्क कीजिएगा। ये जीएसटी काउंसिल कब फोर्स में आई है? 12 सितंबर 2000। क्योंकि जीएसटी कब आना था? 1 जुलाई। तो उससे पहले ही तो इनको बनाना पड़ता, जिससे क्या करते? मीटिंग्स वगैरह करते, रिकमेंडेशन देते कि ये चेंजेस कर दो एक्ट्स में। तो यस, ये काउंसिल कब बनी? 12 सितंबर 2016 को। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट द जीएसटी काउंसिल। प्रेसिडेंट ने कब असेंट दिया इस पे? 15 सितंबर 2016 को। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, जीएसटी काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ, कौन कौन से मेंबर इसमें आएंगे? फर्स्ट, यूनियन व्हाट? सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर इज अ चेयरपर्सन। मार्क कीजिए जरा, निर्मला ताई चेयरपर्सन है। चेयरपर्सन के आगे लिखे निर्मला ताई, फटाफट से। अच्छा, यूनियन, अब भी यूनियन, हाँ, और यूनियन से एक लोग और आएंगे, कौन? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू या यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। अच्छा, इज द मेंबर। ये भी किसकी तरफ से आएंगे? सेंटर की तरफ से। 2 लोग आ गए सेंटर की तरफ से। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। मिनिस्ट्री याद है कुछ? हमने फाउंडेशन में पढ़ी थी ना? हाँ, उसमें से एक मिनिस्टर और है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। वो भी किसका पार्ट होंगे? जीएसटी का। तो यूनियन मतलब सीजी, मोदी जी की तरफ से 2 लोग बैठे, निर्मला ताई और मिनिस्टर ऑफ स्टेट या मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, इनमें से कोई एक बैठेगा। अच्छा, व्हाट अबाउट दी स्टेट्स? स्टेट से भी कोई बैठेगा? फाइनेंस मिनिस्टर बैठेंगे, ठीक है। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर, या बोल लो हिंदी में स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, लिख सकते हैं इस पर। अच्छा, तो ये आएंगे काउंसिल में। चलो, अब इतने लोग अगर तुम काउंसिल में बिठाओगे, पहली बात तो मुझे ये बताओ कितने स्टेट हैं इंडिया में? आपको होमवर्क दिया था, हाँ जी, कितने तो स्टेट्स हैं और कितनी यूटीज हैं? इन सबको जोड़ के मेरा इंडिया बनता है, राइट? हाँ जी, हाँ, पहले गूगल कर लूँ मैं तो होमवर्क करती ही नहीं। 29, चलो निकाल लो, फटाफट से कर लो जो करके नहीं लाया। फटाफट, बात नहीं करनी, डिस्टर्ब नहीं करनी क्लास। 1 मिनट होमवर्क दिया तो करना है उसको। हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया एंड हाउ मेनी स्टेट्स इन यूटी इन इंडिया?
28 और यूटी 8। अच्छा, इन सबको जोड़ के क्या बनता है? इंडिया बनता है। सर अब बात करते हैं आगे। जब 28 के क्या बैठेंगे? फाइनेंस मिनिस्टर, और 8 के भी कौन? फाइनेंस मिनिस्टर। तो मतलब कौन कौन हो गए? एक तो निर्मला ताई हो गई, है ना, FM। एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गया, और 28 ये लोग हो गए प्लस 8, कितने हो गए? 38। जब 38 लोग एक काउंसिल में बैठेंगे, इधर, जब 38 लोग एक काउंसिल में बैठेंगे तो हो सकता है कोई किसी की बात से सहमत ना हो, है ना। ग्रुप बन जाएंगे, 3-3, 4-4 के ग्रुप बन जाएंगे, तो फिर डिसीजन कैसे पास होंगे? हाँ जी, मेजॉरिटी। वेरी गुड। हाँ, डिसीजन रिकमेंड करती है, बट क्या डिसीजन रिकमेंड करने हैं वो भी तो मेजॉरिटी से निकालने पड़ेंगे ना। मैंने 100 मुद्दे रख दिए जीएसटी काउंसिल में जाके, ये 100 के 100 मुद्दे हम अपनी पार्लियामेंट में पेश कर दें। बाकी लोग भी तो बताएंगे कि आप सहमत हो कि ये रिकमेंड किया जाए किसको? पार्लियामेंट को। अरे यस या नो? मैंने 100 मुद्दे रखे जीएसटी काउंसिल में लाके कि 100 के 100 चले जाएंगे? नहीं, हो सकता है 20 उसमें से इरेलीवेंट हो, 80 जाने हो। तो वो मुद्दे कैसे डिसाइड होंगे? आपने बताया मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी कितनी होगी इसमें? हाँ, 20। मतलब 20 लोग एक तरफ आ गए, 20 लोग एक तरफ आ गए तो मेजॉरिटी हो जाएगी। अरे यस या नो? अच्छा, ऐसे बात है। पढ़िए जरा, आप आने पेज नंबर 48 पे आइए। पैरा नंबर 4 पढ़ रहे हैं आप लोग। एवरी डिसीजन दिख रहा है? हाँ, एवरी डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसिल शैल बी टेकन एट अ मीटिंग। ठीक है, मीटिंग होगी कोई बाय, मार्क करिए, बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन, मेजॉरिटी कितनी है यहाँ पर? 3/4 ऑफ वेटेड वोट्स। वेटेड वोट्स अभी देखेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। अच्छा, जो भी डिसीजन होंगे जीएसटी काउंसिल के वो कैसे रिकमेंड किए जाएंगे आगे? मेजॉरिटी से। और मेजॉरिटी का मतलब 3/4। अच्छा, इसका 3/4 कितना होगा? 29 अप्रॉक्स कीजिए पूरा। 29। मतलब अगर 38 में से 29 लोग सहमत हैं तो आगे चला जाएगा। बट यहाँ वेटेज कुछ और है, यहाँ वेटेज कुछ और है। पढ़िए नीचे, ए बी दिख रहा है, नेमली ए बी। हाँ, पढ़िए जरा। ए, वोट ऑफ किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव अ वेटेज ऑफ, मतलब निर्मला ताई कितना लेके बैठी है? 33%। अगर निर्मला ताई ने वोट कर दिया तो कितनी वोट आ गई? 33%। समझ में आ रही है बात? क्या कह रहा है? द वोट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव अ वेटेज ऑफ 1/3। सेंट्रल की तरफ से कौन बैठा है? निर्मला ताई। अगर उन्होंने वोट कर दिया तो कितने आ जाएंगे? 1/3। अच्छा, आउट ऑफ टोटल वोट कास्ट एंड द वोट्स ऑफ ऑल क्या? ऑल स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग यूटीज टेकन टुगेदर शैल हैव वेटेज ऑफ 2/3। मतलब सेंट्रल के पास कितना वेटेज हुआ? 1/3। और ऑल स्टेट्स के पास मुझे एक बात बताइए, अगर एक डिसीजन को पास करना है तो कितना वेटेज चाहिए डिसीजन पास करने के लिए? अगर एक डिसीजन पास होना है जीएसटी काउंसिल में तो आप बोल रहे हो 3/4 चाहिए वेटेज, जो कितना आता है? 75%।
अगर इसे परसेंटेज में करें 33, 67 कर ले, राइट, चलेगा। अगर एक डिसीजन पास होना है तो उस हर डिसीजन में किसकी सहमति लगना जरूरी है? क्वेश्चन है आपके सामने, अगर जीएसटी काउंसिल में कोई डिसीजन पास होना है, आप कह रहे हैं 75% वोट से होगा, तो उसमें कौन बंदा आएगा ही आएगा जब भी डिसीजन पास होगा? ये निर्मला ताई। अगर इन्होंने साइन नहीं करे किसी डिसीजन पे तो वो डिसीजन पास, सारे स्टेट में मिल जाओ, तुम्हारी वैल्यू ही नहीं है कुछ। कितना परसेंट चाहिए? अच्छा, तुम सब कितना होल्ड करते हो? 67। समझ में आई बात? तो ऐसे यहाँ वेटेज पर्सन से नहीं, गवर्नमेंट से है। ठीक है सर, चले आगे कुछ और। ठीक है, अच्छा, दोबारा से वहीं आ जाइए जीएसटी काउंसिल पे। पेज नंबर 47। अच्छा, द मेंबर ऑफ जी, मेंबर कौन है? बार बार याद करना है। निर्मला ताई फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट या मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस यूनियन का, प्लस स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, ये हमारे मेंबर्स हैं। द मेंबर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल रेफर टू इन क्लॉज सी, जो अभी पढ़ के आए हो, शैल चूज वन अमंग देमसेल्फ टू वाइस चेयर, क्योंकि चेयरमैन कौन है? यूनियन एफएम, यूनियन एफएम। एक क्या बनाना है उनमें से? वाइस चेयर, ओके, ऑफ द काउंसिल सच पीरियड एज मे बी डिसाइडेड। ये कौन डिसाइड करेगा? मेंबर्स डिसाइड करेंगे अपने आप से। अच्छा, इसमें कोई वोट वगैरह, हाँ, उनकी पर्सनल होगी, उनका कोई वेटेज वगैरह नहीं है इसमें। ठीक है, वेटेज किसका है? डिसीजंस का है। मार्क कीजिए नेक्स्ट पेज पे जाके डिसीजंस, जहां आपने वेटेज पढ़ा था। लाइन ही किससे स्टार्ट हो रही है? एवरी डिसीजंस। अच्छा, चलिए, जीएसटी काउंसिल शैल मेक क्या? रिकमेंडेशन टू किसको? यूनियन एंड स्टेट ऑन किस किस चीज पे? बस पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना भी जीएसटी में चैप्टर है सारे आ जाएंगे। बात करें जीएसटी में कितने चैप्टर हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करें। पहला चैप्टर है सप्लाई। सप्लाई, सप्लाई इज एन टैक्सेबल इवेंट ऑफ जीएसटी, हमने समझा था ना। सप्लाई ऑफ गुड्स भी हो सकता है, सप्लाई ऑफ सर्विस। अब मैं जब ये करूँगा ना तो बेचने की बात होगी, और जब मैं ये करूँगा पूरे एंटायर जीएसटी में खरीदने की बात होगी। तो सप्लाई एक चैप्टर है। अगर आपने किसी भी गुड्स की सप्लाई करी है या किसी भी सर्विस की सप्लाई करी है तो वो कॉन्स्टिट्यूट होगी सप्लाई में, जीएसटी सप्लाई में। देयर आफ्टर सप्लाई तो है, क्या इस सप्लाई पे जीएसटी लेवी होगा? तीसरे चैप्टर का नाम है लेवी ऑफ टैक्स या चार्जेस ऑफ टैक्स, कुछ भी बोल लो। अब जीएसटी आपने लगा दिया, चार्ज हो गया, क्या वो पे भी करना है? तो उस बीच एक चैप्टर आता है एग्जेम्पशन, राइट। फिर आता है टाइम ऑफ सप्लाई कलेक्शन, चैप्टर का नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई, है ना। ये सारे चैप्टर्स हैं हमारे जीएसटी के। तो इन सभी चैप्टर्स पे रिकमेंडेशन जाएगी किसको? सेंट्रल को और स्टेट्स को, कि हमें यहाँ अमेंडमेंट लानी है। ठीक है, तो जब हम सारे चैप्टर्स पढ़ लेंगे उनको ही कॉपी पेस्ट किस में करते हैं ना, यहाँ पर। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या रिकमेंडेशन देनी है। ठीक, पहली रिकमेंडेशन क्या है? टैक्सेस, सेसेस, सरचार्ज जो लेवी किसने करे हैं? यूनियन, स्टेट, लोकल अथॉरिटी विच में बी सब्स्ट्यूम्ड इन जीएसटी। कौन कौन से अर्लियर टैक्स लॉ किस में आ जाएंगे? जीएसटी में। ये कौन बताएगा? जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा किसको? यूनियन को और स्टेट्स को। सेकंड रिकमेंडेशन, द गुड्स एंड सर्विस दैट मे सब्जेक्ट टू और एग्जेम्प्ट फ्रॉम गुड्स। एग्जेम्प्ट मतलब लिख लो एग्जेम्पशन चैप्टर, यहाँ लिखा है ना एग्जेम्प्टेड, किसकी बात कर रहा है? एग्जेम्पशन चैप्टर की बात कर रहा है। कौन कौन से गुड्स, कौन कौन सी सर्विसेज पे जीएसटी लेवी तो है मगर इन टाइम बिंग इन फोर्स क्या करा गया? एग्जेम्प्ट। अच्छा, ऐसा भी है। एसेंशियल्स, आलू सब्जी वगैरह,
इन पे जीएसटी है, लेवी है। अब जब पढ़ेंगे ना सप्लाई प्लस चार्ज ऑफ जीएसटी, आपको पता चलेगा आलू पे भी जीएसटी है, बट एग्जेम्पशन चैप्टर में से क्या करा गया, एग्जेम्प्ट। ठीक है, ओके। तीसरा चैप्टर, द मॉडल ऑफ जीएसटी लॉ। मॉडल स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, राइट। मॉडल ऑफ जीएसटी लॉ, प्रिंसिपल ऑफ लेवी। अच्छा लिख लो, लेवी चैप्टर, लेवी, चार्जेस ऑफ जीएसटी। ठीक है, ये भी कौन डिसाइड करेगा, जीएसटी काउंसिल। मतलब किन किन गुड्स पे जीएसटी लगना चाहिए, किन किन पे नहीं लगना चाहिए। इधर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं है ना, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, या अभी आप समझिए पेट्रोल पे जीएसटी नहीं है। कहाँ लिखा है, लेवी चैप्टर में लिखा है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में लिखा है। क्या कहता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 कि ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच इज सप्लाइड आर सब्जेक्ट टू जीएसटी। जो भी गुड्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उनका क्या करा गया है, सप्लाई किया गया है, उन पे क्या लगेगा, जी, एक्सेप्ट 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अच्छा, अगर इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी लेवी करना है तो पहले किसकी रिकमेंडेशन चाहिए, जीएसटी। तो लेवी से रिलेटेड चैप्टर जो आएगा उसमें भी कौन टांग अड़ाएगा, जीएसटी का। मतलब जितने भी चैप्टर है ना जीएसटी में, कुछ भी अमेंडमेंट करना हो, किसकी पहले अप्रूवल चाहिए, जीएसटी काउंसिल की। वो रिकमेंड करेगा तो कौन लाएगा, यूनियन और स्टेट क्या लाएंगे, अपना क्या लाएंगे, एक्ट अमेंडमेंट लाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं डी, द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर। हाँ, क्या हर व्यक्ति पे जीएसटी लगा दें, चलेगा। एक जो पान की शॉप खोल के बैठा है छोटा सा आदमी, उस पे जीएसटी लगा दें। जो सामने आपके फूल की शॉप देखते हो उस पे जीएसटी लगा सकते हैं। एक रिक्शे वाले पे सर्विस तो दे रहा है, ई रिक्शा पे लगा सकते हैं, क्यों, ये नो भी बोल लो। पॉवर्टी लाइन भी है, यस, और उनकी सेल्स इनकम वगैरह इतनी नहीं है कि वो यस। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कितनी टर्नओवर पे जीएसटी लेना चाहिए रजिस्ट्रेशन या नहीं, जीएसटी काउंसिल। बता देता हूँ याद रखने के लिए। गुड्स के केस में 40 लाख की सेल तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। और अगर कोई व्यक्ति सर्विस देता हो, जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करते हैं, सेवाएं देते हैं, हमारे लिए लिमिट रखी है 20 लाख। जिस भी समय मेरी 20 लाख की टर्नओवर क्या हो गई, क्रॉस हो गई, उस समय मुझे क्या लेना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ, कैमरा बेचता हूँ, ये डिजिटल बोर्ड्स बेचता हूँ, मेरी सेल कितनी कूद गई, 40 से 40 लाख। इट इज अ बिग सफिशिएंट सेल, बहुत है। एक पान वाली के लिए भी बहुत है, फ्लावर वाले के लिए भी बहुत है 40 लाख की सेल एक साल में होना। तो यस, अगर आपकी 40 लाख से ऊपर कूद गई सेल तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है अंडर जीएसटी लॉ, सेक्शन 22 सबसेक्शन। वेरी गुड, अब भी ऐसे बोल दोगे, ठीक है। चलो, क्योंकि इन्होंने एक नोटिस डील करा है इस सेक्शन पे, तो इन्हें याद भी है। नोटिस व्हाट, अभी तो हम जीएसटी काउंसिल पढ़ रहे हैं। जब जीएसटी में हम एंटर कर जाएंगे ना तो हम पढ़ेंगे सीबीआईसी। ये कौन है सीबीआईसी? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। अच्छा, हमने एक मिनिस्ट्री पढ़ी थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पढ़ी थी बिजनेस लॉ में। इसके नीचे 2 बोर्ड्स पढ़े थे, अगर याद आ रहा हो। वेरी गुड, सीबीडीटी, सीबीआईसी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इसके नीचे 2 बोर्ड थे, सीबीडीटी एंड सीबीआईसी। यस, हम इसी बोर्ड की बात कर रहे हैं, आईसी वाले की। इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ये अपने नीचे 2 डिपार्टमेंट बिठाता है, सीजीएसटी डिपार्टमेंट और एसजीएसटी। मेरठ में है, दोनों डिपार्टमेंट है।
मेरठ इज द सेकेंड बिगेस्ट हब ऑफ जीएसटी आफ्टर लखनऊ इन उत्तर प्रदेश, राइट। पूरे उत्तर प्रदेश में पहला डिवीजन है लखनऊ, दूसरा मेरठ। मेरठ में मेरठ के केस नहीं, आसपास के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के केस भी कहाँ पे डील होते हैं? मेरठ में, मेरठ के जीएसटी। और मेरठ के जीएसटी डिपार्टमेंट दो ही हैं, कौन सा? सेंट्रल और स्टेट। कहाँ पर है? यूनिवर्सिटी के ठीक सामने है, राइट। यूनिवर्सिटी के ठीक सामने कौन सा पड़ता है? स्टेट। और थोड़ा सा आगे चलेंगे, वाइट बिल्डिंग है किसकी? सेंट्रल की। ठीक है बेटा, अच्छा। तो ये डिपार्टमेंट क्या करते हैं? नोटिस इशू करते। क्यों? अगर कोई गड़बड़ी कर रहे हैं आप किसमें? रिटर्न फाइलिंग्स में, तो कौन आपको नोटिस देगा? डिपार्टमेंट्स आपको नोटिस देंगे। तो इन्होंने एक डिपार्टमेंट का नोटिस डील करा था सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 पे। आप भी करेंगे डील जब आपसे पूछेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी लोग बनाना सीख रहे हैं, चलाना भी सीख लेंगे। पहले बनाना तो सीख लें किसी चीज को। अगर कार बनती नहीं तो चलाते तो कैसे कार को? सिंपल सी बात है ना। तो बनाना सीख रहे हैं। तो जीएसटी काउंसिल आपको रिकमेंड करेगी किसके लिए? कि कितनी थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर तक जीएसटी क्या नहीं लेना, नहीं लेना। तो हमने पढ़ ली ना थ्रेशोल्ड लिमिट। गुड्स के केस में 40 लाख तक जीएसटी नहीं लेना, और सर्विसेज के केस में 20 लाख तक जीएसटी नहीं लेना, मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना। वेरी गुड। नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉइंट नंबर ई, द रेट्स इंक्लूडिंग फ्लोर रेट्स विद बैंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब मोबाइल फोन पे 18% ही क्यों जीएसटी लगाना चाहिए, है ना? कार पे 28% क्यों लगा? क्योंकि ये डिपेंड करता है लग्जरी पे, नेसेसिटीज पे। जितनी नेसेसिटीज होंगे जीएसटी रेट क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। जितनी लग्जरी प्रोडक्ट होंगे जीएसटी रेट बढ़ते जाएंगे। ये भी कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं, जो भी जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन रहती है एज इट इज वो किस में बदल जाती है? नोटिफिकेशन, लॉ बन जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट तुरंत ही क्या देती है? उस पर अप्रूवल दे देती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ेंगे स्पेशल रेट्स ऑफ स्पेशल पीरियड, स्पेसिफाइड पीरियड टू रेज एडिशनल रिसोर्सेज ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज और डिजास्टर। मतलब इधर आने वाले समय में कुछ ऐसा हो गया कि हमें 18% के साथ साथ 1% और लेना पड़े कोरोना सेस, राइट, क्योंकि कोरोना डिजास्टर को रिकवर करने के लिए। तो यस, ये भी कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल, ठीक है। चले आगे, आप इनकम टैक्स में पढ़ते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पढ़ते हैं। व्हाट डू मीन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस? एक तो आपने इनकम टैक्स लगा दिया मेरे पास, उस इनकम टैक्स पे आप एक टैक्स और ले रहे हो विच इज कॉल्ड एज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितना परसेंट? 4% होता है इनकम टैक्स में। अच्छा, तो किसको इम्प्रूव करने के लिए लिया है वो? इंडिया में हेल्थ एक्टिविटीज और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए लिया है कि हॉस्पिटल ज़्यादा खुले और स्कूल्स ज़्यादा खुले, राइट। इसलिए टैक्स ले। तो ऐसा टैक्स किस में भी आ सकता है? जीएसटी। अभी तक है क्या? कोई नहीं है, कोई नहीं है। 8 साल हो गए जीएसटी में, कोई ऐसा टैक्स नहीं। अगर आएगा तो किसकी सहमति से आएगा? पॉइंट नंबर एच। पॉइंट नंबर जी पहले। जैसे इधर आपने मुझे बताया 28 तो हमारे पास क्या है और 8 क्या है? यूटीज। इनको स्पेशल स्टेट की कैटेगरी दी है ना, यूटीज को। यस, ऐसी हमारे पास जीएसटी में कुछ स्पेशल स्टेट्स हैं, पढ़ते हैं। स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। याद हो जाएंगे? बहुत आसानी से हो जाएंगे। हाँ जी, मणिपुर में 3। हम ऐसे याद कर लेंगे, कुछ हम ऐसे सिनोनियम्स बनाएंगे कि हम याद कर लेंगे, कैटेगराइज करेंगे। वेरी वेरी स्पेशल, स्पेशल, अदर्स,
ठीक है। बट अगर हिंदी में बात करूं तो जीएसटी में कौन कौन से स्पेशल स्टेट्स हैं जो इंडिया के ऊपर का भाग है, राइट। अगर बात करें हिंदी में, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, है ना, मेघालय, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, है ना, जहाँ पहाड़ हैं, पहाड़ वगैरह, ये जगह क्या है, स्पेशल स्टेट्स की कैटेगरी में अंडर जीएसटी। इनके नाम हम टाइम बिंग फोर्स याद कर लेंगे रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में। चलें आगे, ओके। और कोई भी मैटर जो जीएसटी से रिलेटेड हो, कौन डिसाइड करेगा, द काउंसिल में डिसाइड। अरे तुम कुछ भी याद मत करना, सारे चैप्टर उतारे आना, इन सारे चैप्टर्स पे कौन कौन अपनी रिकमेंडेशन देगा, जीएसटी काउंसिल, ठीक है। चलें आगे सर, थोड़ी सी बात करते हैं हम जीएसटी में, इंट्रोड्यूस करते हैं आज, थोड़ा सा करें स्टार्ट। अब हमने काफ़ी कुछ जान लिया है, थोड़ा सा जीएसटी को खोजने की और कोशिश करते हैं। हम बात करते हैं गुड्स एंड सर्विस की, राइट। नाम क्या है जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, व्हाट डू यू मीन ऑफ गुड्स? टैक्स तो हमें पता है इनडायरेक्ट टैक्स है, इसमें तो बात ही नहीं करनी कुछ। व्हाट अबाउट द गुड्स, या बोल लो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस, ये भी तो पता होना चाहिए। क्या क्या गुड्स है, क्या क्या सर्विस है। अब वो तो आपने सेल्स होगा में पढ़ा था बेटा, यहाँ तो जीएसटी है। हाँ, मगर वो एक तलब था ना बेटा। हाँ, तो सर नॉर्मली अगर आसान शब्दों में है तो टेंजिबल प्रोडक्ट जिसमें कोई कंपनी डील करती है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन ऑफ टेंजिबल प्रोडक्ट्स? जिसे हम छू सकते हैं। योर कैलकुलेटर इज अ गुड्स। अच्छा, दिस कैमरा इज अ गुड्स। अच्छा, दिस फर्नीचर इज अ गुड्स। अच्छा, दिस प्लेयर इज अ गुड्स। क्यों? फिंगर टेस्ट टू द लैंड। अच्छा, ज़्यादा टेक्निकल मत जाओ, ये बच्चे हैं, है ना। हाँ हाँ जी, क्या क्या गुड्स अभी चलते नॉर्मल, कोई टेक्निकलिटी नहीं। टेक्निकलिटी आप लिखेंगे पेपर में, अभी समझने की बात करेंगे। योर मोबाइल फोन इज अ गुड्स, योर कार इज अ गुड्स, बाइसिकल, साइकिल, मोटरसाइकिल गुड्स हैं सब। योर हाउस प्रॉपर्टी इज अ गुड्स। नो नो, क्यों? तो फिर जीएसटी नहीं लगी, जीएसटी नहीं है और एक्सेप्शन मिल गई तो। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट भूल गए बेटा, याद है? था कुछ? हाँ था तो कुछ सर, है ना। हाँ बताइए, कितना था अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट? कितने परसेंट फिक्स जीएसटी था? 5% विदाउट आईटीसी। कुछ पढ़ा तो नहीं था हमने ऐसा कुछ? हाँ देखो, ऐसे मत बनना, ठीक है ना, जो पढ़ रहे हो उसे याद रखना। चलो इधर 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 ध्यान देंगे। तो आपने बताया मूवेबल प्रॉपर्टीज आर गुड्स, है ना, क्योंकि सोगा में भी क्या लिखा था, मूवेबल प्रॉपर्टीज, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टीज नॉट अ गुड्स, नो। ठीक है, बात करते हैं गुड्स की। तो यह सेक्शन आता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 52। अब इंट्रोड्यूस कर चुके हैं जीएसटी को, अब बात होगी सेक्शंस में। याद रखने हैं, सारे हो जाएंगे याद, कोई तकलीफ नहीं है, किसी की नहीं सुननी फ्रेंड की, कि कोई सेक्शन नहीं लिख के आने, लिख के आने हैं, हमारे बच्चों को लिख के आने पड़ते हैं, हो जाएंगे याद। सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 टॉकिंग अबाउट गुड्स। ओके, जितना भी सेक्शंस पढ़ेंगे कौन से एक्ट से पढ़ेंगे? सीजीएसटी, राइट। अच्छा, बाकी जहां जहां अमेंडमेंट आएगी या नया सेक्शंस आएंगे किसी और एक्ट के, तो बात कर लेंगे वहां पर। तो सीजीएसटी का सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 टॉकिंग अबाउट गुड्स, एंड गुड्स मीन्स ऑल काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, ऑल काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी एंड सिक्योरिटीज वहाँ पर भी था क्या कुछ ऐसा सोगा में? याद आ रहा है आपको?
हाँ भी देखेंगे। एक्सक्लूडिंग, यहाँ लिखा है एक्सक्लूडिंग मनी एंड सिक्योरिटी। अच्छा, मनी को हटा दो, वो क्या नहीं है, गुड्स। मतलब आपका 500 का नोट्स गुड्स नहीं है। अच्छा, मैं एक सेक्शन और इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आपके सामने, तो थोड़ा सा आपको समझ में भी आता रहेगा साथ के साथ, और आप थोड़े कंफ्यूज भी हो जाओगे मे बी। सेक्शन 2 सबसेक्शन, वेरी गुड, सेक्शन 2 सबसेक्शन 102 टॉकिंग अबाउट सर्विस। और एक सिंपल सी लाइन लिखी है, एनीथिंग अदर देन गुड्स इज कॉल्ड एज, अरे बस इतनी लाइन है ना में, एनीथिंग अदर देन गुड्स इज कॉल्ड एज, वो क्या बन जाएगा, सर्विस। तो आते हैं आपकी बात पे, मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स हैं, तो देयरफॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या बन गई, लो। तो ये प्रिटेट कर रहा है ना, इंटरप्रिटेट हो रहा है हमसे। दो ही तो तीन ही तो प्रॉपर्टी होती हैं, मूवेबल, इमूवेबल, इंटेंजिबल। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, गुड्स, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या बन गई, सर्विस। क्योंकि क्या लाइन लिखी है, लक्ष्य लाइन पढ़ो, एनीथिंग अदर देन गुड्स। गुड्स को छोड़कर सभी चीज जो बच गई, बैलेंसिंग फिगर किस में चली जाएंगी, यस, ये बैलेंसिंग फिगर हो गया। तो मैं ये याद रख लूं, बाकी सब क्या हो जाएंगे, सर्विस। तो देयरफॉर जीएसटी तो हर किसी को होगी, दो ही तो चीज है भारत में, गुड्स और सर्विस। या तो गुड्स बिकता है, सेवाएं बिकती है, सर्विस बिकती है। सही तो है ना लक्ष्य। अच्छा, ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज कॉल्ड एज गुड्स एक्सक्लूडिंग मनी एंड सिक्योरिटी। तो यहां क्या हो रहा जाएगा, मनी प्लस सिक्योरिटी, ये भी क्या बन जाएंगे, सर्विस। जो गुड्स नहीं है वो क्या है, सर्विस। अच्छा, आपने पढ़ा होगा या सुना भी होगा अपने मम्मी पापा से, प्रॉपर्टी का जब बेनामा होता है तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है। प्रॉपर्टी इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने या खरीदने पे क्या लगेगा, आप तो कह रहे हो इट इज एन सर्विस, और अगर ये सर्विस है तो सप्लाई ऑफ सर्विस में क्या लग जाएगा, जीएसटी। और अभी आप कह रहे हो कि स्टैम्प ड्यूटी लगती है। दो बात कॉन्ट्राडिक्ट कैसे हो रही है, जो गुड्स है वो तो गुड्स है, कैमरा मूवेबल बिकेगा, जीएसटी लगेगा, कार पे जीएसटी 28%। इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी पे आप बैठे हो, सपोज इसको बेचनी पड़े तो क्या लगेगा, स्टैम्प ड्यूटी। अभी तो आप कह रहे हो सर्विस है तो क्या लग जाएगा, सर्विस है तो इट इज एन सप्लाई ऑफ, बता दीजिए, बेचने पे सप्लाई ऑफ सर्विस। और अगर ये सप्लाई ऑफ सर्विस है तो इस पे क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अभी आप कॉन्ट्राडिक्ट बात कर रहे हो कि जो हम एक्चुअली पढ़ते हैं या देखते हैं तो क्या लगता है प्रॉपर्टी बेचने पे, व्हाट इज द करेक्ट थिंग, क्या सही है। कुछ एक्सेप्शंस भी तो होंगी, सेक्शन जैसे कि मूवेबल प्रॉपर्टी पे कौन सा सेक्शन ये बताओ पहले। दो सेक्शन लिखे हैं आपके सामने। सेक्शन 210। अच्छा, क्या एक्सेप्शंस, सर्विसेज में तो कुछ एक्सक्लूड होती होंगी ना थिंग्स की, ये सर्विसेज में नहीं है। अच्छा ठीक, इतनी लाइन लिखी है, अब बताओ आगे। एनीथिंग अदर देन गुड्स इज कॉल्ड एज सर्विस, इतनी लाइन लिखी है। एक प्रोविजो और है, वो आपसे रिलेट नहीं करता। मिल गया तुलसी, नहीं, हाँ जी। सर्विसेज तो इंटेंजिबल होते हैं, और इमूवेबल प्रॉपर्टी में जैसे लैंड ले लिया वो तो पर टेंजिबल एसेट हो गई ना। लैंड इज इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल
हाँ, वो चीज नहीं कह रहा मैं, कह रहा हूँ टेंजिबल के दो बच्चे है ना। अरे दो, अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट में अगर हम कंपनीज एक्ट का फॉर्मेट देखें तो ऊपर क्या आती है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, अरे यस है ना, और नीचे क्या आता है, एसेट्स। थोड़ा एसेट्स की बात करना चाह रहा हूं। एसेट्स में क्या आता है, नॉन करंट आता है पहले नॉन करंट आता है ना। हाँ, नॉन करंट एसेट्स, फिर नहीं, नॉन करंट के अंदर क्या आता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर आता है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल के दो बच्चे, मूवेबल, इमूवेबल, फिर इंटेंजिबल। ये अलग हेड है, ये अलग हेड है। अब समझ गए, क्लियर है या नहीं। मूवेबल तो गुड्स है, ये हमने पढ़ लिया। इमूवेबल सर्विस हो गया। अगर हम पढ़े सेक्शन 1 सेक्शन 2 सबसेक्शन 102, यही तो बात हुई ना। क्यों कर रहे हो, फिर बताओ ना क्या एक्सेप्शन है। कॉन्सेप्ट हमें अभी क्लियर करने हैं, क्योंकि फिर जीएसटी जो चलेगा ना, किस रफ्तार में निकल जाएगा, इन्हें तक समझ नहीं आया अभी तक, है ना। अभी क्लियर कर लेते हैं जो भी है। ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज गुड्स। चलो और भी लिख देता हूं थोड़ा थोड़ा। ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटी प्लस एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स, यस। अच्छा, और भी कुछ प्लस होगा। हाँ, ग्रोइंग क्रॉप्स, थिंग अटैच टू द लैंड, क्रॉप्स वगैरह सब कुछ आ जाएगी। थिंग अटैच टू दी लैंड, जिससे हम क्या निकाल रहे हैं, एग्री प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। एग्री प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, जैसे पेड़ वगैरह, ट्रीज वगैरह सब आ जाएंगे। अच्छा, ट्रीज को काटा, ट्रीज जब तक लैंड से जुड़ा हुआ है क्या माना जाएगा, इमूवेबल, थिंग अटैच टू द लैंड। जब ट्री को काटा और बेचा एज एन लकड़ी के रूप में, मूवेबल प्रॉपर्टी। अभी होता है ना फर्नीचर इज एन मूवेबल, आपने तो कैसे बनता है, ट्री से तो बनता है। हाँ, तो ट्री जब तक इमूवेबल है, जब तक, बट जब लैंड से अलग हो गया क्या बन गया। ऐसी जो भी, जैसे आपका गेहूं है, जब तक लग रहा है खेत में क्या है, और जब कटाई हो गई उसकी, आटा बन गया उसका, मूवेबल। सिंपल सी बात है, इसमें क्या सोच रहे हो, ठीक। अच्छा, तो ये डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 की। ये सारी क्या चीज मानी जाएंगी, गुड्स। और जो गुड्स नहीं है वो क्या है, तो देयरफॉर इमूवेबल प्रॉपर्टीज एंड सर्विस नहीं। चलिए इसी बात पे आज की क्लास करते हैं ऑफ। और आप सोचिएगा कि क्या हुआ कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे तो क्या लगता है, स्टैम्प ड्यूटी। हाँ, क्या बात है, हाँ जब भी तो सोचोगे, ठीक। स्टैम्प ड्यूटी लगता है बेचने पे क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और सर ने तो इसे क्या बता दिया, सर्विस। और अगर ये सर्विस है, जीएसटी, क्योंकि जीएसटी किस पे लगता है, गुड्स पे भी। और बड़ी समस्या पड़ी, ठीक है, कल बात करेंगे इस पे।